हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम हब स्टडी। मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं अन अकेडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 29 कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें 300 से ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं। इसी के साथ मैं विजडम हब स्टडी पर यूपीएससी 2020 के लिए प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज चलाता हूँ, जिसमें यह आप लोगों के लिए 22वां वीडियो है। इससे पहले मैं 21 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सारे वीडियोस में आप देखेंगे तो 3 से 4 से 5 मैंने टॉपिक कवर किए हैं। मतलब यहाँ पर 100 से ज़्यादा मैं टॉपिक को कवर कर चुका हूँ। आप उन्हें देखिए और अच्छे से समझकर अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इस सारे कोर्सेज वीडियोस के, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप जाइए, ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे नोट्स के फॉर्म में, जहाँ से आप जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक रहेगा वनीला, ऑपरेशन वनीला, यह क्या है हम समझेंगे। फिर नगोबा जात्रा क्या है, ये भी हम समझेंगे। पीला रतुआ एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो कि गेहूं में हो जाती है, ये भी हम समझेंगे। और फिर थ्रू द वॉल रडार, यह क्या है, इसको भी हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला क्या है? आपको पता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप कह सकते हैं या फिर एशिया महाद्वीप में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर चक्रवात आते रहते हैं। उन्हीं चक्रवातों को समझने के लिए, उन्हीं चक्रवातों से में जो लोग फंस जाते हैं उनको सुरक्षा रखने के लिए कई प्रकार की विशेष प्रकार की ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो उसी क्रम में एक ऑपरेशन वनीला है, जो कि भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में जो चक्रवात डायने हैं से प्रभावित लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए, उनको राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला का शुरुआत किया था। तो ऑपरेशन वनीला के तहत भारतीय नौसेना ने का जो पोत है, जिसको हम आईएनएस एरावत के नाम से जानते हैं, ने ये मिशन को पूरा काम किया है और वहाँ पे जो फंसे हुए लोग थे उनको बचाने का काम किया है। तो आप देखेंगे कि ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप है ये। इसमें मेडागास्कर कहाँ पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मेडागास्कर है। मेडागास्कर की जो राजधानी है वो यहाँ पर अंतानानरीवो, ये इसकी राजधानी है। तो यहीं पर इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाया गया और ये जो पूरा इंडियन ओशन है, यहीं पर आया था चक्रवात डायने, मतलब साइक्लोन जो डायने है वो यहीं पर आया था। तो चक्रवात डायने की अगर हम बात करें तो ये देखेंगे कि यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इसका जो उद्गम है वह 25 जनवरी को दक्षिणी हिंद महासागर है वहाँ पर हुआ था। मतलब ये जो इंडियन ओशन का जो साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में इसका उद्गम हुआ था। इस चक्रवात के कारण मेडागास्कर में बाढ़ आया था, भूकंप आया और इस प्रकार की बहुत ही प्राकृतिक जन्य आपदाएं आई थी, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई। और फिर जो बचे हुए लोग थे उनको यहाँ से विस्थापित किया गया। उन्हीं लोगों को विस्थापित करने के लिए जो ऑपरेशन वनीला है वह चलाया गया था। फिर यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि मेडागास्कर, तो मेडागास्कर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेडागास्कर हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। मतलब यह एक आइलैंड के फॉर्म में एक कंट्री है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चौथा द्वीप है। देखेंगे आप यहाँ पर, तो देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा चौथा द्वीप है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है ये, और दक्षिणी जो यहाँ पर हिंद महासागर है वहाँ पर ये स्थित है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत की हमेशा से नीति रही है कि जो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं या और जहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन से हम मजबूत हो सकते हैं, उन देशों के साथ एक अच्छा व्यवहारिक संबंध स्थापित करना भारत की हमेशा से नीति रही है, जिसे हम फॉरेन पॉलिसी के रूप में जानते भी हैं। तो देखिए, भारत जो हिंद महासागर में अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेडागास्कर और इसके बाद कोमोरोस को अपने हिंद महासागर विजन के तहत क्या करता है कि उनको अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है। उसी क्रम में ये जो मदद दी गई है, उसी क्रम का ये एक उदाहरण है। दूसरी ओर यदि आप देखेंगे तो कि जो सेशल्स है और मॉरिशस है, वो भी हिंद महासागर क्षेत्र में आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सेशल्स और मॉरिशस कहाँ पर है। देखिए ये जो मैप देख रहे हैं आप, यहाँ पर सेशल्स और मॉरिशस ये दोनों ही यहीं पर स्थित है। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, ये बहुत ही ज़्यादा सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जो चाइना है, चाइना यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ जो पल्स बना रहा है, इसके तहत यहाँ पर ये चाइना जो इस प्रकार आप देखेंगे तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना करके भारत को घेरने के लिए कोशिश कर रहा है। तो भारत इन्हीं चीज़ों को मजबूत करने के लिए कि वह अगर यहाँ पर चाइना यहाँ पर अपने बेसमेंट बना रहा है, तो भारत किस प्रकार से इसको काउंटर अटैक कर सके या काउंटर पार्ट कर सके, उसी लिए भारत ने यहाँ पर मेडागास्कर, सेशल्स या कोरोमोस जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, इन लोगों के साथ यहाँ पर टाई अप किया है। इनके जो बेस है वहाँ पर नेवल बेस स्थापित किया है, ताकि वहाँ पर अच्छे से सुरक्षा की जा सके भारत की और पूरे हिंद महासागर की।
तो ये उसी क्रम में ये एक पूरा का पूरा विज़न है पूरे भारत की फॉरेन पॉलिसी का। फिर यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अभी तक के जो 4 द्वीप हैं, जिसमें सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोरोमस अफ्रीकी संघ एवं हिंद महासागर आयोग मतलब इंडियन ओशन कमीशन के सदस्य हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसे IORA कहा जाता है, उसका भी एक सदस्य है। इसी क्रम में क्या हुआ था कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये मार्च 2018 में मेडागास्कर जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ मेडागास्कर को भारत द्वारा दी गई सहायता भारतीय नौसेना के विदेशी सहयोग पहल, जिसे हम फॉरेन कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स कहते हैं, का हिस्सा भी माना जा सकता है। यहाँ पर जो भारतीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण, जो कि एक सागर यहाँ पर प्रोजेक्ट है, उस सागर में क्या है कि जो क्षेत्र में सभी तरीके के जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को प्रोवाइड कराना जो उसके नेबरिंग कंट्री और जो उनके पक्षधार हैं। तो उसी को यहाँ पर इंग्लिश में भी नाम दिया गया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के अनुरूप किया गया यह एक प्रयास था। तो ये दोस्तों था आप लोगों के लिए पूरा ऑपरेशन वनीला का इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। अब आपको ये सोचना है क्या भारत ने ऐसा कर करके एक अच्छा काम किया है या नहीं किया है, क्या ये हमारी जो दूरगामी पहल है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, क्या यह अच्छा है या नहीं है। ये आपको अपने कमेंट सेक्शन के जो भी अपने व्यू हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा हमारा जो टॉपिक है आज का, ये है यहाँ पर नगोबा जात्रा। तो ये जो है नगोबा जात्रा, ये क्या है, तो देखिए नगोबा जात्रा जो है एक आदिवासी त्यौहार है जो कि तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद ज़िले में मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि यह एक त्यौहार है, तेलंगाना में परफॉर्म किया जाता है और आदिलाबाद ये ज़िला है, वहाँ पर इसे परफॉर्म किया जाता है। कुछ इस प्रकार के यहाँ पर चित्र देखने को मिलेंगे आपको। तो इसके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह त्यौहार पुष्य मासम में शुरू किया जाता है जो 10 दिनों तक ये चलता है। इसमें क्या होता है कि 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार गोंड जनजाति के जो मेश्राम कुल है, मेश्राम कुल के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह मेश्राम कुल के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय कार्निवाल मतलब यह त्यौहार है, मेला है। यह त्यौहार एक मेश्राम कुल से संबंधित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आदिवासी के लोगों के द्वारा पूजा जाता है। तो राज्यों का नाम याद रखना है आपको, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों में इसको पूरा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। आदिवासी लोग इसमें पूजा करते हैं। तो आदिवासी पुजारियों द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो केसलपुर गांव है जो कि आदिलाबाद से 70 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी से लाए गए जल से नगोबा की मूर्ति पर जलाभिषेक करते हैं और जो कि 10 दिवसीय उत्सव शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है जो कि आपको याद रखना है। मैं इसके रिपीट एक बार और कर देता हूँ। आदिवासी पुजारियों द्वारा केसलपुर गांव जो कि आदिलाबाद ज़िले में स्थित है, 70 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी से वहाँ से पानी लाते हैं और पानी ला करके जो नगोबा की जो मूर्ति है उस मूर्ति पर जलाभिषेक करते हैं। वहीं से जलाभिषेक करने की प्रक्रिया के साथ ही यहाँ पर 10 दिवसीय जो उत्सव है वह प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं, आप ये पिक्चर फोटो में देखेंगे जिस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो लोग होते हैं इनकी कुछ एक प्रारंभ मतलब एक विशेष प्रकार की परिधान होता है जिसको ये पहनते हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इनका परिधान जो होता है, इस उत्सव में आदिवासी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और पगड़ी बांधते हैं सिर पर, और महिलाएं जो है पारंपरिक रंगीन नौवारी मराठी साड़ी कहा जाता है और पहनती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पुरुष हैं यहाँ पर इन्होंने पहन रखा है यहाँ पर धोती कुर्ता और सर पे पगड़ी बांध रखा है। महिलाओं ने यहाँ पर नौवारी जो साड़ी है मराठी साड़ी ये यहाँ पर पहन रखा है इन्होंने यहाँ पर। तो ये इनकी विशेष प्रकार का परिधान होता है। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये गुसारी या गुसाड़ी नृत्य होता है, इस अवसर पर गोंड जो जनजाति के लोग हैं यह गुसाड़ी नृत्य का आयोजन भी करते हैं। फिर नगोबा की अगर हम बात करें तो यह उत्सव के दौरान सभी गतिविधियों का केंद्र नाग देवता जिसे नगोबा कहा जाता है का भी श्री सेक मंदिर है यहाँ पर। यह मंदिर आदिवासी लोगों को समर्पित है। फिर यहाँ पर भेटिंग प्रथा है एक, जो कि भेटिंग प्रथा का मतलब ये होता है यहाँ पर कि इस उत्सव में यह एक अभिन्न अंग है इस पूरे उत्सव का, जहाँ पर यात्रा के दौरान नई दुल्हनों को कुल देवता से परिचय कराया जाता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको देने की कोशिश की है नगोबा यात्रा के बारे में।
अब हम यहाँ पर तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनमें से एक है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर पीला रतुआ। तो पीला रतुआ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि पीला रतुआ एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो कि गेहूं में हो जाती है। तो गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाला जो पीला रतुआ, जिसे हम येलो रस्ट रोग के नाम से जानते हैं, यह इसके कारण क्या हुआ कि ये पंजाब और हरियाणा में जो गेहूं की पैदावार है उसको यह अनुमान से कम इसका उत्पादन होगा, ये बताया जा रहा है इस पूरे के पूरे रोग की वजह से। तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ है, क्यों न्यूज़ में है ये? तो देखिए, न्यूज़ का कारण तो मैंने बता दिया है, अब ये हो कैसे जाता है। तो पीला रतुआ एक कवक रोग है जो कि पत्तियों को पीला कर देता है, जिससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण लेने की जो प्रक्रिया होती है वह यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है पत्तियों में। यह रोग को देखेंगे आप तो माग्नापोर्थ और जोए फंगस के कारण ये होता है। इसे वर्ष 1985 में ब्राज़ील में खोजा गया था इस पूरी बीमारी को। यह कवक गेहूं की पत्तियों को प्रभावित करता है। इनसे क्या होता है कि क्लोरोफिल को ये जो कवक है ये खा जाता है, जिससे पौधों की जो वृद्धि होती है वो प्रभावित होती है। और इससे माना यह जाता है कि इसके प्रभाव होने के कारण जो फसल की उत्पादन क्षमता है वह लगभग 20% कम हो जाती है। ये इस रोग की वजह से कारण माना जाता है। तो जो हरियाणा और पंजाब है वहाँ पर ये रोग फैला हुआ है, तो उसकी वजह से जो हरियाणा और पंजाब की जो उत्पादन क्षमता है वह लगभग 20% कम हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये देखेंगे आपकी जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब में गेहूं की फसल की स्थिति अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक ये बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान से लगभग 1.6 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। मतलब जहाँ पर तापमान जितना एक मिनिमम दर्ज किया जाता उससे भी कम यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। इससे जो गेहूं की फसल है ये इस पे पीला रतुआ का जो रोग है वह यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं गेहूं की। तो देखिए, गेहूं की फसल जो है ना वो रबी की फसल है। इसके लिए 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर वर्षा होना अनिवार्य माना जाता है। और जब ये फसल बोई जाती है तो उस समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होना चाहिए पूरे वातावरण का। और जब ये पक जाता है तब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है या सेल्सियस तापमान है वो होना चाहिए। तो लेकिन हुआ क्या है पंजाब में जो ये टेम्परेचर 10 से 15 बताया जा रहा है, इसमें भी 1.6 से लेकर के 3 डिग्री और कमी दर्ज की गई है। तो इससे वजह से जो ये डस्ट येलो डस्ट है वो रोग उत्पन्न हो गया है। और ये जो फसल है, इस फसल को अक्टूबर के अंत में या फिर दिसंबर के प्रारंभ में इसे बोया जाता है। और ये फसल की कटाई का जो समय होता है वो अप्रैल महीने में शुरू होता है और अप्रैल से मई में इस फसल को काट लिया जाता है। तो ये फसल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन सब का एक मुख्य कारण है, ये जो भी रस्ट हो रहा है या फिर येलो रस्ट हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो जलवायु परिवर्तन है, उन जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ने से क्या हो रहा है कि कवकों के प्रसार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। उन्हीं वृद्धि के कारण ये जो फसल है या फिर हमारी कृषि है वो प्रभावित हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से सामूहिक समय के साथ ये सबको प्रभावित कर रहा है। चलिए, ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारे इस वीडियो के अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्रू द वॉल रडार। तो थ्रू द वॉल रडार क्या है? यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक शोध है, एक रिसर्च है, जिसको यहाँ और एक एक्सपेरिमेंट है कह सकते हैं, और एक प्रयोग है जिसको यहाँ पर परफॉर्म किया गया, इसमें सफलता प्राप्त की गई है। तो यहाँ देखेंगे आप कि तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे हम IISc कहते हैं, जो कि बेंगलोर में स्थित है, के शोधकर्ताओं ने चावल के दाने से भी छोटा थ्रू द वॉल रडार विकसित किया है। मतलब चावल के दाने से भी छोटा एक कह सकते हैं कि यहाँ पर रडार विकसित किया है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये चावल का दाना है जो कि इतना बड़ा है, और ये यहाँ पर रडार का वो चिप है जो कि यहाँ पर विकसित किया गया है। IISc बेंगलोर ने किया है इसको। तो ये आप इसकी साइज़ देख सकते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो देखिए, इसके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इस रडार को संपूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मतलब कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको हम शॉर्टकट में COMOS कॉस्मोस कह सकते हैं यहाँ पर, या COMOS भी कह सकते हैं आप यहाँ पे,
तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किया है। तो किस तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो संपूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका एक्रोनिम्स हो जाएगा CMOS। ये आपको याद रखना है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इसको विकसित करने में। यह संपूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में द्वितीय वोल्टेज से जुड़े अर्धचालकों का एक समूह होता है। यह अर्धचालक विपरीत व्यवहार में काम करते हैं। इस रडार में एकल ट्रांसमीटर, 3 रिसीवर, उन्नत आवृत्ति का सिंथेसाइजर जो रडार संकेतों को उत्पन्न करने में सक्षम है का प्रयोग किया गया है। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को एक ही चिप पर व्यवस्थित किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे तस्वीर में। फिर इसके साथ क्या है कि गैर मतलब ये है कि कुछ ही देशों के पास इस प्रकार की चिप बनाने की जो तकनीक है वह हो पाई है, उसमें से भारत एक देश है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को इंस्टॉल करने की क्षमता है भारत के पास, जो संस्था है उनके पास, मतलब IISc बेंगलोर ने करके दिखा दिया है। इस रडार का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो इस रडार का उपयोग रक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, इसकी विशेषताओं के अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी विशेषताएं हैं, जिसमें से कुछ विशेषताएं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पारंपरिक रडार की तुलना में यह थ्रू द वॉल रडार है। विशेष रूप से याद रखिए ये क्या है, थ्रू द वॉल रडार है। न केवल दीवार के पीछे के व्यक्तियों की उपस्थिति का पता लगा सकता है, बल्कि उनके कार्यों एवं शारीरिक मुद्राओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। ये हमारी रक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये पूरा का पूरा जो चिप सिस्टम है और रडार सिस्टम है, यह रडार जटिल संकेतों का भी उपयोग करता है, जिसे चिर्प CHIRP के रूप में जाना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो उनमें से माइक्रोवेव ट्रांसमीटर का उपयोग होता है, एक रिसीवर का उपयोग होता है और एक आवृत्ति सिंथेसाइजर का उपयोग यहाँ पर होता है। फिर हालांकि यह चिप, जो रडार चिप मूल रूप से हवाई अड्डों के सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है। तो हवाई अड्डों पर जो भी एक्टिविटी होती है, आप देखते हैं कि कई बार ऐसे आपत्तिजनक घटनाएं हो जाती है जो कि दृश्य नहीं हो पाती, दीवार के पीछे से होती है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर, गतिविधियों को यहाँ पर रोकने के लिए ये सारा प्रयोग किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ पर एक कार्यक्रम को इंगित किया गया है, इम्प्रिंट कार्यक्रम। तो देखिए, इम्प्रिंट कार्यक्रम जो है, इस रडार चिप के विकास के लिए किया गया अनुसंधान भारत के इम्प्रिंट कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित है। मतलब ये जो पूरा का पूरा चिप रडार बनाया गया है, ये भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है जो कि इम्प्रिंट है। उसके तहत ही जो पैसा निकाला गया है, जो बजट, उसका यूज़ किया गया है इस पूरे रडार के निर्माण में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस परियोजना में एक सक्रिय भागीदार है। तो कौन सी इसमें मतलब कंपनी या कह सकते हैं संस्था भागीदार है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे BEL कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। दोस्तों, यदि आप इम्प्रिंट कार्यक्रम के बारे में जब ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे जो अनअकैडमी चैनल है, अनअकैडमी का जो मेरा प्रोफाइल है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इम्प्रिंट प्रोग्राम के बारे में आप जान सकते हैं कि भारत सरकार के इम्प्रिंट प्रोग्राम क्या है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेरा कोर्स है उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। मैं इसकी वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, अपने फेसबुक चैनल पर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं जो भी जानकारी मुझे मिलती है उन सारी जानकारियों को आप लोगों के साथ साझा करूं। और दोस्तों, ये जो सारी जानकारियां हैं मैं कहाँ से लेकर के आता हूं? तो देखिए, मैं लेकर के आता हूं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जैसे कि न्यूज़पेपर है। उन न्यूज़पेपर्स के जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, द प्रिंट है, इसके बाद यहाँ पर मिंट है, लाइव मिंट है, और फिर डाउन टू अर्थ है। तो ये सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर PIB है, यहाँ पर ही इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन सारी को पढ़ने के बाद जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, उन इन्फॉर्मेशन को मैं ऐसे PDF के फॉर्म में ला करके आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक हेल्दी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके, जो कि मुझे भी एक सेटिस्फाई देता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, जो इस तरीके की जो सुविधाएँ हैं और रिसोर्सेज हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। तो इसी क्रम में ये जो
वीडियो है, आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में एक ऑफलाइन वीडियो मिल जाता है। और मैं उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आपको डेली मिलता रहे प्रीलिम्स तक। बस आप लोगों से एक उम्मीद है और एक हेल्प की डिमांड है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें पढ़ने के लिए बोलिए, क्योंकि अगर वो यदि एक वीडियो भी देख लेते हैं तो फिर आगे वो कंटिन्यू जरूर देखेंगे, ये मेरी आप लोगों से पूरी उम्मीद है। तो चलिए मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।